शादी के बाद मेरा पति हर रात ऐसा परफ्यूम लगाकर कमरे में आता जिसे सूंघते ही मुझे नींद आ जाती, और जब मैं सुबह उठती तो मेरे पैरों में सूजन होती और पति मुझे बुरा भला कहता कि तुम रात को जानबूझकर मेरे आते ही सो जाती हो। कुछ दिन तो मुझे शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर मुझे पति पर शक होने लगा और एक रात मैं नाक में रुई लगाकर सोने का नाटक करने लगी। और थोड़ी ही देर बाद यह देखकर मेरी रूह काँप गई कि जब मेरा पति, मेरा नाम रम्या है, मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं अपने घर में सबकी लाडली थी। मेरे माँ बाप के अलावा मेरे भाई भी मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। मेरी ख्वाहिश तो बाद में मेरे मुंह से निकलती, लेकिन उससे ही पहले वह मेरे मन की बात को समझ जाते थे। मेरी ख्वाहिश को पूरा किए बगैर उन्हें चैन नहीं मिलता था। मेरे भाई मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन अब मेरे मम्मी पापा की थोड़ी सी उम्र हो चुकी थी। कुछ समय पहले ही मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी। उनकी शादी से पहले मेरी मम्मी हमेशा सोचती रहती थी कि पता नहीं कैसी बहू आएगी, हमारे परिवार को लेकर चलने वाली होगी कि नहीं। लेकिन मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी, वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी और हमारा बहुत ख्याल भी रखती थी। वह पूरे घर को बहुत अच्छे से लेकर चलती थी। मेरे भैया और भाभी ने हमेशा ही मुझे और छोटे भाइयों को अपनी औलाद की तरह प्यार दिया। शायद मेरे मम्मी पापा से भी कहीं ज़्यादा मेरी भाभी हम बहन भाइयों से प्यार करती थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी की जिम्मेदारी भैया भाभी के सर डाल दिए थे। तभी से उन्होंने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। इन दिनों मेरे ग्रेजुएशन के पेपर हो चुके थे और आगे मैं नहीं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था। इसलिए घर वालों को मेरी शादी की भी जल्दी थी। मैं हर दिन शाम को अपनी मम्मी के साथ अपने घर के आगे बने हुए पार्क में घूमने जाती थी। हम लोग पार्क में घूमा करते थे और फिर थोड़ी देर बैठकर वापस घर आ जाते थे। ऐसे ही एक दिन शाम को मम्मी पार्क में टहल रही थी और मैं बैठी हुई थी। तभी पार्क के वॉचमैन ने फूलों का एक गुलदस्ता मेरे पास रख दिया और कहा कि किसी ने यह मेरे लिए भेजा है। मैं बहुत हैरान हुई कि मेरे लिए यह गुलदस्ता कौन भेज सकता है। मैं सोच में पड़ गई, फिर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। इसके बाद ऐसे ही होने लगा, मुझे रोज़ाना फूल मिलने लगे। धीरे धीरे मुझे भी उन फूलों की आदत हो गई। मैं देखना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो मुझे रोज़ाना फूलों के गुलदस्ते भेजा करता है। एक दिन मैं छत पर खड़ी थी, तभी मेरी नज़र गली में खड़े उस शख्स पर पड़ी जिसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था। उसने वह फूलों का गुलदस्ता मेरे घर के दरवाजे पर रखा और वहाँ से चला गया। इतनी ही देर में मैं भागकर नीचे घर के दरवाजे की तरफ गई, उसको रोकने के लिए, मगर वह लड़का वहाँ से जा चुका था। मैंने सोचा आज तो मैं उसको देख ही लेती कि आखिर कौन है जो मुझे फूलों के गुलदस्ते देता है, पर अफसोस मैं उसको देख नहीं पाई। फिर अगले ही दिन मुझे माँ ने बताया कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जब लड़के वाले मुझे देखने आए, उसके बाद ही उनका जवाब आ गया कि उनको लड़की पसंद है, वह जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं उस फूल भेजने वाले शख्स को भी नहीं जानती थी, शायद मेरी किस्मत में वह नहीं था। हैरत की बात यह थी कि जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था, शायद उसी दिन उसको पता चल गया था कि मेरा रिश्ता तय हो गया है, क्योंकि वह फूल नहीं भेजा करता था। शुरू शुरू में मैं उदास रहने लगी, मगर फिर मैंने अपना ध्यान अपनी शादी की तैयारियों की तरफ लगा दिया। बहुत जल्दी मेरे भैया भाभी ने मेरी शादी तय कर दी। लड़के का नाम करण था। हमारे घर वाले काफ़ी आज़ाद ख्यालों के थे, इसलिए शादी से पहले मैं कई बार उससे मिल चुकी थी, मगर मैंने हर बार उसकी यह बात नोटिस की थी कि वह काफ़ी संजीदा रहने वाला और सीधा साधा सिंपल लड़का है। उसको ज़्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं था और ना ही वह आज के ज़माने के लड़कों जैसा था, इतना घुल मिल कर किसी से बात भी नहीं करता था। मैंने माँ और भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सब लड़के शादी से पहले ऐसे ही शर्मीले होते हैं, लेकिन शादी के बाद सब बदल जाते हैं। अब तुम अपने भैया को ही देख लो, शादी से पहले वह कैसे थे और अब तो वह मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। भाभी की बातों से मेरी काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई
और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी शादी करण से हो गई। वह बहुत अच्छे थे। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और हम दोनों पति पत्नी थे। शादी की पहली रात थी। सारी रस्में बहुत अच्छे से हो गई, लेकिन मुझे करण की कुछ हरकतें बहुत ही अजीब लग रही थी। मैं कमरे में दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर उसका इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर में वो शेरवानी पहने हुए कमरे में दाखिल हुए। वह बहुत ही हैंडसम लग रहे थे, लेकिन वह बहुत ही तेज़ परफ्यूम लगा कर आए थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आज तो हमारी शादी ही हुई थी, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। मुझे उनकी परफ्यूम की बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी। वह मेरे पास आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे। कहने लगे, रम्या, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी इस तारीफ़ से मैं मुस्कुरा दी। धीरे धीरे हमारी बातों का सिलसिला शुरू होने लगा। तभी उन्होंने मुझे मुंह दिखाए में एक प्यारा सा नेकलेस दिया। फिर थोड़ी ही देर में मेरी आंखें नींद से भारी होने लगी और मैं वैसे ही वहीं सो गई। सुबह उठी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन करण ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमको काफ़ी थकान की वजह से नींद आ गई होगी। मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी कि वह बहुत ध्यान रखने वाले हैं। अगले ही दिन मेरी मुंह दिखाई की रस्म थी, इसलिए घर में काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे। उनके साथ बातचीत करना, उठना बैठना, इस वजह से मैं काफ़ी थक गई थी। इसलिए मैं कमरे में आते ही कमर सीधी करने को लेट गई, मगर मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। मुझे सुबह बहुत डर लग रहा था कि वो नाराज़ होंगे, लेकिन वह नाराज़ थे भी तो उन्होंने मुझे महसूस नहीं करवाया। वह नॉर्मल ही मुझसे बातें करते रहे। फिर अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। करण जब रात को ऑफिस से घर आए तो उन्होंने इतनी तेज़ परफ्यूम लगा रखी थी कि मेरी नाक में खुजली होने लगी और छींकें आने लगी और मैं फिर से नींद के आगोश में खोने लगी। रात को खाना खाने के बाद हम सोने के लिए लेट गए। मुझे बहुत नींद आने लगी। बादल गरजने के कारण अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा तो वो बेड पर नहीं थे। फिर मैंने उनको आवाज़ दी तो उन्होंने नहीं बोला। मैं हैरान रह गई। मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। मैं परेशानी से उठी और पूरा कमरा देख लिया, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। वॉशरूम में भी चेक किया, लेकिन वह वहाँ भी नहीं थे। मैं डरते हुए दोबारा बेड पर आ गई। बाकी सारी रात मैंने करण का इंतज़ार करते हुए गुजारी। सुबह को हॉल में पड़े सोफे पर बैठे हुए उनको देखकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा कि कहाँ थे आप? तो कहने लगे कि तुम तो रात बहुत जल्दी सो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सारी रात छत पर बैठा रहा। मुझे अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि एक बीवी का काम तो पति को खुश रखना होता है और मैं रोज़ जल्दी ही सो जाया करती हूँ। पता नहीं शादी के बाद मुझे इतनी जल्दी नींद कैसे आने लगी। अपने घर में तो मैं देर से सोती थी, यहाँ पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद के झोंके आने लगे थे। मुझे उनके चेहरे पर नाराज़गी तो नज़र नहीं आई, मगर मैं उनका नज़रिया समझ गई थी। अगले दिन मैंने दोपहर में सो के नींद पूरी कर ली ताकि रात को जल्दी ना सो सकूं। शाम होते ही मैंने तैयार होना शुरू कर दिया। तैयार होकर मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वह ऑफिस से आए, मैं उनके साथ बैठ गई और मुस्कुराकर उनको देखने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मेरी तारीफ़ करेंगे कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मगर शायद उन्होंने तो मुझे ठीक से देखा तक नहीं, इसलिए मैं उनके एकदम पास में चली गई। मगर वह क्या, उनकी परफ्यूम से मुझे छींकें आने शुरू हो गई। उन्होंने बहुत तेज़ परफ्यूम लगाई हुई थी, इतनी तेज़ कि कुछ ही मिनट में मेरा सर चकराने लग गया और मैं फिर से नींद में चली गई। फिर क्या हुआ था मुझे नहीं पता। सुबह उठी तो मेरा सर भारी भारी सा हो रहा था। अचानक मेरी नज़र अपने हाथों और पैरों पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई। मेरे हाथों और पैरों पर सूजन पड़ी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह मसला क्या था। करण भी कमरे में मौजूद नहीं थे। नाश्ते की टेबल पर सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है। मैं घबरा गई और कहने लगी, पता नहीं सूजन हो गई है। मेरी सास कहने लगी कि अपने हाथों और पाँव पर कोई दवा लगाओ ताकि सूजन ख़त्म हो जाए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि अपनी खूबसूरती में फ़र्क नहीं आने देना, पति काबू में रहता है। इसी तरह कुछ देर बाद करण बाहर से आते हुए नज़र आए। मैं समझ गई थी कि मेरे सोने के बाद बेचारे छत पर चले गए होंगे।
मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत थी। वह अक्सर मुझे समझाती रहती थी कि पति को कैसे मुट्ठी में करना है, मगर मैं उन्हें क्या बताती कि हम दोनों तो अभी तक नाम के सिवा एक दूसरे को जान ही नहीं पाए हैं। शादी को 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे और मुझे उनके मिजाज की समझ नहीं आ रही थी। कभी वह मेरे साथ बहुत अच्छे हो जाया करते थे और कभी ऐसे अजनबी हो जाया करते थे कि जैसे मुझे जानते ही नहीं हैं। यूं ही एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक मेरे कमरे में करण दाखिल हुए। मुझे कुछ अजीब सा लगा। वो बहुत ही जल्दी में लग रहे थे। मैं खामोशी से बैठे उन्हें देखने लगी। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर कहीं चले गए और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने पूछने की कोशिश की तो उसने कहा कि तुम्हें क्या काम है, अपने काम से काम रखो। कुछ ही देर बाद सास ने मुझसे पूछा कि करण कहाँ है, तो मैं घबरा गई। मैंने अपनी सास को कुछ नहीं बताया और खामोशी से वहीं खड़ी रही। मुझे लगा कि मेरी शिकायत लगाने से मेरा पति मुझसे नाराज़ ना हो जाए। वैसे भी ज़्यादातर वह मुझसे नाराज़ ही रहते थे। एक रात मैंने बहुत कोशिश की कि आज मैं नहीं सोऊंगी, मगर फिर उनके कमरे में आते ही उनकी तेज़ परफ्यूम की खुशबू से मुझे नींद आ गई। मैंने उनसे अगले दिन कहा कि आप इतनी तेज़ परफ्यूम मत लगाया करो, शायद इसकी वजह से मुझे जल्दी नींद आ जाती है। मगर मेरी बात सुनकर उन्होंने काफ़ी गुस्से में कहा कि तुम अपनी नींद का इल्ज़ाम मेरे परफ्यूम को क्यों दे रही हो? तुम खुद हर वक्त सोई रहती हो। तुम्हें तो मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है। पति ऑफिस से घर आए तो बीवियाँ मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है, लेकिन तुम तो हमेशा सोती ही रहती हो। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि अच्छी पत्नी कैसी होती है। उनकी बात सुनकर मैं बहुत रोई। उनकी परफ्यूम की वजह से मुझे नींद आ ही जाती थी और सुबह होते ही मेरे हाथ पाँव में सूजन रहती थी। अब तो मेरी सास को कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया कि हम दोनों में क्या चल रहा है। उन्होंने भी मुझे बहुत सारी बातें सुनानी शुरू की। मैं अपने पति में दिलचस्पी लेने की बजाय हमेशा सोई रहती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर कमरे में आकर बहुत रोने लगी। मैंने शुरू में सारे मामले पर गौर किया। मेरी समझ में तो यही आया कि इस परफ्यूम में ही कुछ गड़बड़ है। इस परफ्यूम में ही कुछ ऐसा है जो मुझे सूट नहीं करता है। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई सारी परफ्यूम की बोतल को सूंघा, मगर जो परफ्यूम वो लगाते थे वह कहीं पर भी नहीं थी। इसका मतलब था कि वह बाहर से ही लगा कर आते थे। रात को जब करण घर आए तो फ्रेश होने वॉशरूम में गए तो मैंने चोरी चुपके उनके बैग की तलाशी ली। तलाशी लेते वक्त मुझे उनके बैग में एक परफ्यूम की बोतल मिली। मैंने जल्दबाजी में उस परफ्यूम को सूंघकर खुद पर छिड़क लिया। अचानक ख्याल आया कि इसी परफ्यूम की वजह से तो मैं सो जाती हूँ। यह मैंने क्या कर लिया? मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। मेरा पति मुझे बहुत बातें सुनाता था कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, उनका इंतज़ार नहीं करती हूँ, बल्कि उनके आते ही सो जाया करती हूँ। मगर जब भी मैं परफ्यूम का जिक्र करती थी वह गुस्से में आ जाया करते थे और कहते थे, मैंने भी तो परफ्यूम लगाई है, मुझे नींद क्यों नहीं आती है। उनके ख्याल से मैं बहाने बनाती थी ताकि उनसे दूर रहूं, मगर मैं उनको कैसे समझाती, मुझे तो खुद भी सारे चक्कर की समझ नहीं आ रही थी कि परफ्यूम से मुझे नींद क्यों आ जाती है। रोज़ रोज़ इसी तरह के ड्रामे से मैं तंग आ गई थी। इसलिए बस एक दफ़ा मैंने ऐसा कर लिया कि इस परफ्यूम वाले राज तक पहुंच सकूं। मैंने उनके आने से पहले ढेर सारी रुई नाक में डाल ली। वो आए तो उनके सामने मैंने सोने का नाटक शुरू कर दिया और बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उनको ऐसा लगे कि मैं सो रही हूँ। जब मैं चुपके से उनको देख रही थी तो उन्होंने अपने बैग से वही परफ्यूम निकाली और मुझ पर ढेर सारी छिड़क दी। मैं हैरान रह गई। यानी वह चाहते थे कि मैं सो जाऊं और इल्ज़ाम मुझे देते रहते थे कि मैं जानबूझकर सो जाती हूँ। वह तो शुक्र था कि मैंने नाक में रुई डाल रखी थी और सांस बंद कर ली थी ताकि परफ्यूम का असर मुझ पर ना हो। मुझ पर परफ्यूम छिड़कने के बाद वह खुद नहाने चले गए और नहाकर वह कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैं खड़ी हुई कि देखूँ तो सही कि आखिर वह कहाँ जाते हैं। वो सारी रात छत पर बैठकर किसी से फ़ोन पर बात करते रहे। मैं उलझन का शिकार हो गई थी कि आखिर यह क्या माजरा है। वह मुझे खुद से क्यों दूर कर रहे थे और इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगाते थे। आखिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद वह मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं उनके दिल में जगह बनाना चाहती थी,
इसलिए अगले दिन मैंने बाज़ार जाने का फ़ैसला किया कि अपनी सास के लिए कुछ गिफ्ट ले सकूं, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। तो मुझे लगा शायद वह मुझसे खुश हो जाएंगे। मेरी सासू माँ का जन्मदिन भी नज़दीक आ रहा था। मैं उन्हें कोई प्यारा सा तोहफ़ा देना चाहती थी। इसी बहाने उनका दिल मेरी तरफ से पिघल जाएगा। मैं गिफ्ट खरीद कर निकल रही थी कि तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी करण की कार पर पड़ी। लेकिन मैं यह कार देखकर हैरान हुई कि इस वक्त तो वह ऑफिस में होते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? उसी वक्त कार से एक खूबसूरत सी लड़की उनके साथ निकली। वह उस खूबसूरत लड़की के साथ एक पिज़्ज़ा हाउस में चले गए। मैं उनके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वह दोनों साथ में बैठे पिज़्ज़ा खा रहे थे। मैं गुस्से से बिना उन्हें कुछ कहे घर वापस आ गई। मैं उस शख्स के प्यार को पाने के लिए क्या क्या जतन तक नहीं कर रही थी, और वह दूसरी लड़कियों के पीछे घूमता है। उस दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया कि हो सकता है कि वह लड़की उसके साथ ऑफिस में काम करती हो या फिर कॉलेज की दोस्त हो। यह सोचकर मैंने अपने दिल को झूठी तसल्ली दे दी। मगर कुछ दिनों बाद मैंने उन दोनों को फिर एक साथ देखा। उस दिन मैं अपनी सासू माँ के जन्मदिन के लिए केक का ऑर्डर देने गई थी और बाज़ार से वापस आ रही थी। रास्ते के सिग्नल पर गाड़ी रुक गई तो मैंने उन दोनों को देखा। वह दोनों एक अस्पताल में दाखिल हो रहे थे। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो मुझे धोखा दे रहा है। मेरे होते हुए भी किसी और लड़की के साथ ताल्लुक़ है उसका। अब मुझे सारी बात समझ में आने लगी। यकीनन मेरा पति मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए हर रोज़ रात को मुझे सुलाकर इस लड़की के पास चला जाता होगा। मैंने फैसला कर लिया कि इस राज की तह तक पहुँच कर रहूँगी। मैं अपने पति को हरगिज़ भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि वह जिस औरत के चक्कर में है, मैं उसे निकाल कर ही रहूँगी। उन दिनों मुझे एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। मेरी सास आए दिन मुझसे पूछती थी कि बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो? मैं सास के ऐसे सवालों से घबरा जाया करती थी, लेकिन करण को तो जैसे कोई खबर ही नहीं थी। वह अपने कामों में इतना बिजी रहते और तेज़ परफ्यूम लगाना भी नहीं छोड़ते थे। अब तो मैंने भी जिद में आकर उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था और जानबूझकर मैं जल्दी सो जाया करती थी। सारा दिन उलझन में ही गुजरता था। एक दिन इन्हीं सब बातों की टेंशन से मेरा बीपी लो हो गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। पिछले 3 दिन से वह यहीं पर थे। मुझे डॉक्टर की बातें सुनकर खुशी हुई, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस डॉक्टर पर पड़ी, मेरी तो जान ही निकल गई। वह तो वही लड़की थी जिसको 2 बार मैं अपने पति के साथ देख चुकी थी। वह डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। मुझे तो थोड़ी देर पहले अपने पति के बारे में सुनकर बहुत हैरत हुई थी। अब समझ में आ गया कि क्यों वह 3 दिन यहाँ पर रहे थे। यकीनन इस डॉक्टर की वजह से इस डॉक्टर के करीब रहने का उन्हें एक अच्छा मौका जो मिल गया था। वह डॉक्टर थी ही इतनी खूबसूरत कि किसी का भी दिल उस पर आ सकता था, और यही बात मेरे दिल को चुभ रही थी। मेरी तबीयत ठीक हुई थी तो मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आ गए। वह कहने लगे, कुछ दिन अब हमारे साथ रहो। उनके साथ मैं अपने मायके चली गई। अपने कमरे में आकर मैंने अलमारी से कपड़े निकाले तो बहुत से सूखे हुए फूलों को देखकर मुझे याद आ गया कि कोई दीवाने की तरह मुझे रोज़ फूल भेजा करता था, और मैं आज जिसको चाहती हूँ उसको मेरी कोई कदर ही नहीं थी। पापा मुझे दोबारा अस्पताल ले गए क्योंकि डॉक्टर ने मुझे चेकअप के लिए 1 हफ्ते बाद बुलाया था। पापा के साथ अभी बैठी थी कि मैंने करण को उसी डॉक्टर लड़की के साथ उस कमरे में जाते हुए देखा। उस लड़की की गोद में एक बच्चा भी था। यह देखकर मेरा दिल दुख से बाहर आ गया। मैं बीमार थी और मेरा पति अपने ही चक्कर में लगा हुआ था। मैं वहाँ से भागकर गाड़ी में बैठ गई और रोने लगी। पापा बेचारे मुझे देखकर बहुत परेशान हुए। कहने लगे कि क्या हो गया, अब चेकअप नहीं करवाना? मैंने कहा कि नहीं, फिर कभी करवा लूँगी, मुझे अभी घबराहट सी हो रही है। पापा कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा घर जाने का मन हो रहा है। खैर तभी हम घर वापस आ गए। घर आकर मैं गुस्से में जलती रही। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस लड़की को गायब करवा दूँ, क्योंकि मेरा पति उससे पीछा छुड़ाकर सिर्फ मेरा होकर रह जाए।
अगले दिन मैं मम्मी को बताकर अस्पताल चली आई। मेरा इरादा था कि उस डॉक्टर से आज अच्छे से बात करूंगी। रिसेप्शन से पता चला तो मालूम हुआ कि वह डॉक्टर कैंटीन में है। मैं वहां उसके पास गई तो वह मुस्कुराकर खड़ी हो गई और मेरा हाल पूछने लगी और अपने साथ खड़े हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए मुझसे बोली कि यह मेरे हस्बैंड है और यह मेरी प्यारी सी बेटी है। उसने कुर्सी पर बैठी हुई 4 साल की बेबी को उठाते हुए कहा, जो मैंने कल उसकी गोद में देखा था। कहने लगी कि हम दोनों की पसंद की शादी है। किसी को लगता ही नहीं है कि मैं एक बच्ची की माँ भी हूँ। पर मुझे उससे इस बातों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो समझ रही थी वह मेरे पति पर डोरे डाल रही है। वह तो खुद शादीशुदा थी और एक बच्ची की माँ भी, और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश लग रही थी। फिर करण के साथ उसका क्या ताल्लुक़ था? वह कहने लगी कि करण हर वक्त तुम्हारी ही बातें करते रहता है। तुम बीमार थी तो उस बेचारे ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें उसके जैसा पति मिला। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। मैंने उससे कहा कि वह तो मेरी तरफ देखना तक पसंद नहीं करते हैं। वह बोली, तुम्हें अभी हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता है। जाओ जाकर सच मालूम करो। उसकी यह बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई मुझे खुद सच मालूम करना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब मैं वापस अपने ससुराल चली जाऊं। मैं अस्पताल से ससुराल वापस चली आई। मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उनसे कहा कि करण को मत बताइएगा कि मैं घर वापस आ गई हूँ। उनको मालूम नहीं था कि मैं घर पर आ गई हूँ। इसलिए आज जब वह कमरे में आए तो उन्होंने परफ्यूम नहीं लगाई थी। अचानक से मैं उनके सामने आ खड़ी हुई। मुझे कमरे में देखकर वह घबरा गए और कहने लगे कि तुम यहाँ? मैंने कहा कि आप खुद ही तो कहते हैं कि मैं आपके आने से पहले ही सो जाती हूँ, इसलिए आज आपकी सारी शिकायतें ख़त्म करने को सोच रही हूँ। वह घबराकर कहने लगे, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं गुस्से में अपने मायके वापस जाने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने लगी। तभी कपड़े के साथ एक लिफाफा नीचे गिरा। ना चाहते हुए भी मैंने उस लिफाफे को उठा लिया। वह किसी अस्पताल का लिफाफा था। शायद मेरी ही रिपोर्ट होगी, यही सोचकर मैंने उसे खोल लिया। लेकिन जैसे जैसे मैं रिपोर्ट पढ़ती गई, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकलती गई। वह रिपोर्ट तो करण की थी, उसे कैंसर था। यह सारी हकीकत जानकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं ज़मीन पर गिर गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच है। मैं भागते हुए करण के पीछे स्टडी रूम में गई और मुझे एक और धक्का लगा, यह देखकर कि उनके स्टडी रूम में हर तरफ मेरी ही तस्वीरें लगी हुई थी और वह सारी उस मौके की थी जब वह मुझे फूल भेजा करते थे। इसका मतलब यह था कि वह फूल भेजने वाला लड़का वही थे। यह जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और उनके सामने जाकर उनकी रिपोर्ट रख दी। मैंने रोते हुए पूछा कि यह सब आखिर क्या है? तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? उन्होंने शर्मिंदगी से कहा कि एक बार मैंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में देखा था, तभी मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था और तुम्हें पसंद करने लगा था और तुम्हारे घर तक तुम्हारा पीछा किया। तुम्हारा घर देख लेने के बाद मैं ही तुम्हें वह फूल भेजा करता था। तुम्हारी तस्वीर खींचकर स्टडी रूम में लगा दिया करता था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया। मगर शादी तय हो जाने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, जो कि अभी शुरुआती है और इसका इलाज हो सकता है। इसलिए मैंने किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। मुझे उम्मीद थी कि मैं शादी से पहले ही पूरी तरह से अपना इलाज करवाकर ठीक हो जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी 6 महीने और मेरे इलाज में लगेंगे। तुम्हें पता न चले इसलिए मैं रोज़ रात को बेहोशी वाली तेज़ परफ्यूम लगाकर कमरे में आता था ताकि तुम्हें नींद आ जाए और तुम सो जाओ, और खुद मैं उसी वक्त नहा लेता था जिससे मुझ पर उस परफ्यूम का असर ख़त्म हो जाता था। मैं चाहता था कि मैं सही सलामत बिल्कुल ठीक हो जाऊं, तभी तुम्हें यह सब बताऊंगा। मैंने सोच रखा था कि अगर मैं बिल्कुल ठीक ना हो सका तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए थी। और वह डॉक्टर मेरे बचपन की दोस्त है, वह स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी। आज वह एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। मेरा इलाज उसके अस्पताल में हो रहा है और वहीं मेरा इलाज कर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर शक कर रही थी।
तुमने हमें उस दिन पिज़्ज़ा खाते हुए देख लिया। तुम उसी वक्त हमें देखकर वापस चली गई और ना जाने क्या क्या सोचती रही मेरे बारे में। अपने पति के मुंह से यह सारी बातें सुनकर मैं दंग रह गई थी। वह दूसरे को तकलीफ से बचाकर रखे थे। उन्होंने किसी को भी नहीं पता लगने दिया कि वह बीमारी से लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि आप ठीक हो जाओगे और नहीं हुए तो मैं भी आपके साथ रहूँगी, हमेशा हर कदम पर आपका साथ दूँगी। और मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैं उसके बारे में इतना गलत सोच रही थी। अब मैंने उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैं उनकी दिन रात सेवा करने लगी, अच्छे अच्छे खाने पीने के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें करने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में वो एकदम से ठीक हो गए। आज हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। खुशियाँ और गम तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को हमेशा ही सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।